देखिए, सनातन धर्म को ख़त्म करने की तो हैसियत और औकात किसी की भी नहीं है। जिसने सनातन पे प्रहार किया उसका क्या हाल हुआ कि कई वर्षों बाद, कई हज़ार साल, कई 500 साल बाद भी नंदी खुद प्रकट हो गए ये बताने के लिए कि हमारी शिवलिंग यहाँ पे है। सारी की सारी जो धूर्तों की सेना है वो एक तरफ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक तरफ, और ये पूरा देश स्टेटमेंट सुन के आपके ऊपर थू थू करता है कि ये नेता हैं, इनको सीएम चुना हमने, ये राज्य मंत्री हैं, ये पीएम चुने वाले लोग हैं, ये पीएम की रेस में लोग हैं, इनका मुकाबला हम उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसने राम मंदिर बनाया, हम इसका मुकाबला उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसने 500 साल बाद सीधे प्रभु राम का घर बनाने का, मंदिर बनाने का, जिस व्यक्ति ने प्रण लिया है, जिसने भगवान का घर बनाया। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनाया, खुद राम जी ने चुना कि इतने वर्षों बाद भारत की धरती पे एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो मेरा मंदिर बनवाएगा। जब हम बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की, तो उनके बेटे हैं उदयनिधि, उनका एक बयान सामने आया है। बयान ये है कि जो सनातन धर्म है ये डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसे खत्म करना ही इसका उपचार है। क्या मानना है आपका? देखिए, सनातन धर्म को ख़त्म करने की तो हैसियत और औकात किसी की भी नहीं है। जिसने सनातन पे प्रहार किया उसका क्या हाल हुआ कि कई वर्षों बाद, कई हज़ार साल, कई 500 साल बाद भी नंदी खुद प्रकट हो गए ये बताने के लिए कि हमारी शिवलिंग यहाँ पे है। तो सनातन को दबाने की तो हैसियत इंसानों में नहीं है। जहाँ स्वयं प्रभु अगर प्रकट हो गए हों, मतलब मंदिर जिसका तोड़ा गया, लेकिन शिवलिंग तोड़ने के बावजूद, शिवलिंग छुपाने के बावजूद, उसमें फुहारा लगाने के बावजूद नंदी को नहीं तोड़ पाए। तो सनातन का एक सबूत ही था जिसके दम पे, जिसकी वजह से ये सवाल उठा कि भैया नंदी मस्जिद की ओर देखते क्यों हैं? हर जगह नंदी जो है शिव जी की तरफ देखते हैं, तो मस्जिद की ओर क्यों देखते हैं? तो सनातन स्वयं जो प्रूफ लेके खड़ा हो गया हो, महादेव ने सीधे खुद नंदी को नीचे भेज दिया हो, तो इंसान की तो हैसियत, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो और कोई नेता हो, जो भी सनातन के खिलाफ बोलेगा, या आप समझ लीजिए कि जो थोड़े बहुत वोट मिलके ये सीएम की कुर्सी पे और पहले पीएम की कुर्सी तक भी जो लोग पहुँचे हैं, अब वो सीएम और पीएम की कुर्सी पे बैठने के लिए तरस जाएंगे। और जब तक भैया यूनिवर्स रहेगा, देश रहेगा, जब तक चांद सूरज है ना, सनातन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बाकी तो धर्म वाले अपने अंदर कट मर के ही ख़त्म हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। लेकिन सनातन का कुछ बिगाड़ने की हैसियत में कोई नेता तो नहीं है, नेता की हैसियत नहीं हो सकती है। अच्छा, क्या कारण मानते हैं आप? क्योंकि देखिए अभी चुनाव बहुत नज़दीक है, महज 6-7 महीनों का समय शेष है। उससे पहले ऐसी बयानबाजी जो कहीं ना कहीं भारत का जो मूल विचार है, सनातन धर्म जो है, उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसको लेके इस तरीके की बयानबाजी है। क्या कारण मानते हैं विपक्षी दल इस तरीके की बयानबाजी? देखिए, जैसे आप सनातन धर्म का नाम लिया, आपने अपने इंटरव्यू में अभी तक 5 बार सनातन धर्म का नाम ले लिया, भारत का नाम 10 बार ले लिया। आपका इंटरव्यू वो सारे लोग देख देख के आज मुझे लगता है वो बीमार होने वाले हैं, जो खुद कहते हैं ना कि सनातन जो है डेंगू है, मलेरिया है, बीमारी है। डेंगू में प्लेटलेट्स अगर गिर जाते हैं ना तो इंसान कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाता है। धरती से स्वर्ग तो जाने की हैसियत नहीं है, नर्क भी चले जाते हैं लोग। तो डेंगू में प्लेटलेट जब गिर जाते हैं तो ऐसा ना हो कि सनातन को गाली देते देते और डेंगू मलेरिया की बात होते होते यूनिवर्स आपकी सुन ले और आप सनातन को जो गाली दे रहे हैं, आपको समझ में खुद आ जाए कि सनातन को गाली देने के बावजूद के बाद मेरी एक सीट कहीं नहीं बची। जनता भी गाली दे रही है, देश भी गाली दे रहा है, स्वयं ऊपर से प्रभु तो आपको देख ही रहे हैं। तो ये काले कारनामे करते हैं विपक्ष वाले, वो ये भूल जाते हैं कि जब हम ऐसा कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हमारा स्टेटमेंट सिर्फ हमारे 4 दीवारी तक या हमारे बंगले तक या सीएम पीएम की बाउंड्री तक नहीं रहती है। पूरा देश ये स्टेटमेंट सुनता है और ये पूरा देश स्टेटमेंट सुन के आपके ऊपर थू थू करता है कि ये नेता हैं, इनको सीएम चुना हमने, ये राज्य मंत्री हैं, ये पीएम चुने वाले लोग हैं, ये पीएम की रेस में लोग हैं, इनका मुकाबला हम उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसने राम मंदिर बनाया, हम इसका मुकाबला उस व्यक्ति से कर रहे हैं जिसने 500 साल बाद सीधे प्रभु राम का घर बनाने का, मंदिर बनाने का, जिस व्यक्ति ने प्रण लिया है, जिसने भगवान का घर बनाया। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनाया, खुद राम जी ने चुना कि इतने वर्षों बाद भारत की धरती पे एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो मेरा मंदिर बनवाएगा। योगी जी जैसा एक मुख्यमंत्री आएगा जिसके राज्य में राम राज्य की स्थापना होगी। तो चिढ़ होना और उनसे जलना तो बहुत लाजमी है, क्योंकि आज अगर साउथ का इलेक्शन होता है तो भी, कश्मीर का होता है तो भी, कन्याकुमारी का होता है तो भी, 2 नाम तो तय होते हैं जो वहाँ जाके हाथ हिलाते हैं। और उनके वहाँ स्टेज पे खड़े होके ना ऐसे हाथ हिलाने से
लाखों करोड़ों वोट जो है उधर से इधर आ जाते हैं। वो दो नाम है, एक मोदी और एक योगी। तो आप चिढ़ते रहिए मोदी और योगी से। मोदी और योगी जी को तो ऊपर से आशीर्वाद है, वो तो जीतते जाएंगे। और जो ये विपक्ष कभी भारत के नाम पे, कभी भगवान के नाम पे, कभी सनातन के नाम पे ये जो ऊल जलूल ये बोलते रहते हैं ना, ये अपने ही राज्य में चुनाव बहुत जल्दी हार जाएंगे। मोदी जी की कुर्सी तक देखना, और वो तो मतलब वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। देखिए, इस बार विपक्ष में लगभग 28 दल हो चुके हैं इंडिया गठबंधन में। इंडिया नाम रखा है इन्होंने, और इसके बाद ही कयास लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि देखिए जैसे ही हमने इंडिया नाम रखा, मोदी जी को इंडिया से तकलीफ होने लगी। जैसे ही हमने कहा कि इंडिया जुड़ेगा, हम इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, इंडिया जीतेगा, मोदी हारेगा, तो मोदी जी ने इंडिया से इतनी नफरत कर ली कि इन्होंने देश का नाम बदलने की साजिश कर ली, और संविधान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या मानना है? अरे भैया, आप जो विपक्ष के लोग हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आता कि मोदी जी को हराने के लिए 28 लोग एक साथ आ गए। ठीक, चेहरा कौन है? मोदी जी को हरा दिया। मान लीजिए 2024 में मोदी जी हार गए, प्रधानमंत्री कौन है? कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? चेहरा कौन है? इनके पोस्टर पे आपने देखा है कभी किसी एक व्यक्ति का नाम और 27 लोगों का नाम ऐसे हो? ये इनको बर्दाश्त ही नहीं है। वो बंगाल वाली दीदी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। बंगाल वाली दीदी दूसरी पार्टियों को कहती है नहीं, बंगाल में सीट नहीं देंगे। कहीं कांग्रेस को सीट नहीं मिल रही है, कहीं उत्तर प्रदेश में सपा सीट नहीं दे रही है। तो एक्चुअली गठबंधन में तो है, गठबंधन में आ गए, महागठबंधन भी कर लिया, 28 लोगों का एक ग्रुप भी बना लिया। एक फेक ग्रुप चल रहा है जिसका नाम इन्होंने इंडिया के नाम पे रख के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, जो कोशिश नाकाम थी। लेकिन इनका चेहरा कौन है? प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन लड़ रहा है? प्रधानमंत्री को हरा के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठ रहा है? लालू जी बैठ रहे हैं कि नीतीश जी बैठ रहे हैं कि ममता जी बैठ रही हैं, या सपा से कोई बैठ रहा है, या आम आदमी पार्टी से केजरीवाल साहब बैठ रहे हैं? कुछ नहीं पता। इनकी जो वो एक रोटी, आपने बिल्ली की वो कहानी सुनी होगी कि एक रोटी थी, उसको तोड़ते 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 कुछ बचा ही नहीं। तो पीएम की कुर्सी पे क्या करेंगे? पीएम की कुर्सी पे 5 लोग तो बैठेंगे नहीं। इनका खुद का तय नहीं है कि पीएम का चेहरा कौन है। क्यों? क्योंकि किसी के अंदर देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम है ही नहीं, कुर्सी प्यारी है। अभी ये आपस में इनकी बात ही नहीं हो पाई है कि पीएम कौन बनेगा। और पीएम जो बनेगा तो पहले, मतलब आप प्रधानमंत्री से तुलना करते हैं, आप प्रधानमंत्री, भैया प्रधानमंत्री का तो परिवार आज भी उसी हालत में रह रहा है गुजरात में जैसे पहले रहता था। योगी जी की बहन आज भी चाय की एक छोटी सी दुकान चलाती हैं। यहाँ तो एक बार नेताओं के घर में कोई सांसद, तो बहुत सांसद एमएलए बहुत दूर की बात है, निगम पार्षद भी हो जाता है ना, तो काले शीशे वाली 10-10 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलने लगती हैं। तो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, वो खुद एक मतलब राजा है इस देश का, जिसको लोग, जनता बेपनाह प्यार करती है, बेपनाह रिस्पेक्ट देती है। मोदी जी के लिए आज की डेट में पागल हैं लोग। मतलब मैं सिर्फ लिटरली ये बात शब्द इसलिए बोल रही हूँ कि जहाँ प्रधानमंत्री आते हैं और हर हर मोदी, घर घर मोदी के जो नारे लगते हैं ना, ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर वो पागलपंती, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का कोई जुनून, कोई जज्बा, वो पागलपंती कि अपने प्रधानमंत्री के लिए इतने प्यार कि किसी से लड़ लेंगे, किसी से झगड़ लेंगे, प्रधानमंत्री हमें मोदी चाहिए। तो ऐसा आपने कभी, अब मैं तो ना केजरीवाल साहब के लिए ऐसा सुना है, ना मैंने ममता दीदी के लिए सुना है, ना मैंने डेंगू मलेरिया वाले भाई साहब जो साउथ वाले हैं उनके लिए सुना है, तो मैंने तो किसी के लिए भी नहीं सुना। आप जिस व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं, आप सारी की सारी जो धूर्तों की सेना है वो एक तरफ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक तरफ। तो ये गॉड गिफ्टेड हो रहा है कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल मैं तो मानती हूँ, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि गॉड गिफ्टेड हो रहा है। अगर गॉड गिफ्टेड नहीं होता तो देखिए, मैं कहती हूँ कि कोई भी नेता जो चुनाव के मैदान में जाता है, जो जो वादे वो समाज से करता है, जो जो वादे वो जनता से करता है, उसमें वो क्या पूरे करता है क्या नहीं। यही मोदी जी ने राम मंदिर के लिए वादे किए, यही मोदी जी ने ट्रिपल तलाक का वादा किया, यही मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया, यही मोदी जी ने 1 नेशन 1 लॉ का वादा किया, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का वादा किया। जितने इस तरह के वादे हैं, अगर हम देखते जाएं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा शुरू, अनुच्छेद 370 खत्म। तो जिन्होंने, अगर उन्होंने 10 वादे किए हैं और 10 वादों पे 5 वादे उनके 5 साल में कंप्लीट हो गए, तो हम क्यों नहीं मानेंगे कि आज के डेट में जो हमारे प्रधानमंत्री है, जो सरकार हमारी है, हमने उसको वोट देके बिल्कुल गलती नहीं की है। हमने उनको वोट देके गलती इसलिए नहीं की है क्योंकि उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है। आप किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देखिए और उनसे ज़रा ये पूछिए, मतलब लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में लड़ूंगी, राजस्थान में जिंदा लड़की जला दी जाए। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ राजस्थान का, जहाँ एक महिला को उसके ही परिवार वालों ने निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया, उसके कपड़े उतार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान नहीं जाऊँगी क्योंकि राजस्थान तो जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, यूपी जाने के लिए पासपोर्ट, हाथरस चलो जितना आप ड्रामा करते हैं
वही हाथरस की बिटिया जब यहाँ दिल्ली के अस्पतालों में थी तब आप नहीं गए, क्योंकि अगर आप दिल्ली के अस्पताल में जाते तो यूपी का बॉर्डर तो था नहीं ना, तमाशा तो यूपी के बॉर्डर पे करना था, भाई बहन को फोटोग्राफी तो यमुना एक्सप्रेस वे पे करना था, गिर गिर के फोटोग्राफी करानी थी। तो एजेंडा और प्रोपेगेंडा तय है कि सिर्फ मोदी और योगी के खिलाफ बोलेंगे हम। मतलब मणिपुर में हादसा हुआ तो मणिपुर में जाएंगे, मणिपुर में पूरा तमाशा करेंगे, लेकिन 70 सालों में मणिपुर में अफीम, चरस, गांजे की जब खेती होती है तो उसको खेती बंद कराने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ वहाँ के युवाओं को दिल्ली में नौकरी करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, वहाँ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, वहाँ बच्चे जो हैं वो हथियार लेके लहरा रहे हैं, चाहे वो कुकी समाज से हो चाहे वो मैतेई समाज से हो, किसी भी समाज के जो युवा हैं अगर वो गलत रास्ते पे पिछले 20 साल 30 साल से जा रहे हैं, अगर बॉर्डर क्रॉस करके हथियार आ रहा है, बॉर्डर क्रॉस करके घुसपैठ हो रहा है, तो हम उस बॉर्डर को नहीं, हम तो बॉर्डर और खोल देंगे, क्योंकि बॉर्डर खोलेंगे तभी तो हम उनका वोट बैंक बनाएंगे, तभी तो हम सब वोट दिलवाएंगे। तो आज अगर उस पर एक्शन हो रहा है तो इनको बहुत नींद नहीं आ रही, इनकी बेचैनी हो रखी है, ये बहुत परेशान है, ये समझने की ज़रूरत है। आज देश जानता है, देश की जनता भी जानती है कि देश को अगर एक अच्छा शासन चाहिए, एक अच्छी गवर्नेंस चाहिए, एक अच्छी सरकार चाहिए, तो अभी 2 टर्म पूरा, जितने लोग 2019 में चैलेंज करते थे, 2014 में, 2019 में, इस बार मोदी नहीं आएंगे, इस बार मोदी नहीं आएंगे। 2000 की नोट बंद हुई तो लोग ऐसे छाती पीट रहे हैं जैसे लग रहा है हर महीने 10 लाख रुपए खर्चा करते थे। जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये है वो भी रो रहा है, वो भी मोदी जी को गाली दे रहा है। उससे ज़रा पूछो कि भैया 2000 की नोट मतलब तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास 2-2 हज़ार की नोट कितनी नहीं हुई, 50 नोट ना, तुम अपने बैंक जाओ जमा कर दो। मतलब इस तरह से लोगों ने प्रोपेगेंडा दिखाया जैसे 1-1 करोड़ रुपए, देश का हर आदमी, 130 करोड़ की जनता 1-1 करोड़ रुपए खर्चा करती थी। खर्च करने की हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी लिमिटेशन है सैलरी की, लेकिन सिर्फ लोगों के भड़कावे आने पे हम 2000 की नोट बंद होने पे भी चिल्ला चिल्ली करते हैं। भैया 2000 की नोट में परेशानी उनको है जिनके पास अथाह पैसा जनता का चुरा के रखा है, जिन्होंने जनता के टैक्स, सरकार का टैक्स, देश का पैसा चुरा के रखा है, आने वाले इलेक्शन में यूज़ करने वाले होंगे, हो सकता है। मोदी जी ने तो ब्रह्मास्त्र फेंक दिया, 2000 की नोट बंद, अब लड़ो चुनाव। पैसे ही नहीं ना, अब तो ट्रकों में जो भर भर के नेता पैसा बांटते थे, रात को शराब बांटते थे, साड़ी बांटते थे, कपड़े बांटते थे। हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं ना, वहाँ पूछते हैं हम लोगों से, उनकी हालत ख़राब है क्योंकि 2000 की नोट बंद। जो उन्होंने प्लानिंग की थी, अरे इस बार तो हम चाइना से, पाकिस्तान से, विदेश से पैसा ले लेके मोदी जी को हराएंगे। हराओ, आओ मैदान में तुम। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जहाँ से आप सोचना बंद करते हैं, वहाँ मोदी जी जो सोचना शुरू करते हैं। लेकिन देखिए इस बार कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी दल हैं उनकी सियासत एक बात पर आके रुक गई है। वो बात ये है कि मोदी जी कहीं ना कहीं भारत को, यानी कि जो इंडिया है हमारा, उसकी मूल भावना के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आर्टिकल 1 का हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में कहे तो भारत अर्थात इंडिया, इसके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की जा रही है। क्या आवश्यकता पड़ गई मोदी जी को कि आपको भारत नाम पर इतना असहज, जो इंडिया नाम है उस पर इतना असहज होना पड़ा? आप G20 का जो मीटिंग हो रही है उसमें आप लिख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इतना कहीं ना कहीं डर क्यों है? सबसे पहले क्लियर कर दूं कि मैं लॉयर नहीं हूँ, मैं कानूनी बात आपको नहीं समझा पाऊंगी। मैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मैं एक लेमैन लैंग्वेज की तरह आपको बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी था, कॉन्स्टिट्यूशन बने 70 साल हो गए। 70 साल जब देश आज़ाद हुआ उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय की परिस्थिति पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इंदिरा जी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार चेंजेस किए? कई बार हुआ है। तो ऐसा कैसे कि इंदिरा जी कर सकती है, मोदी जी नहीं कर सकते? किया है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर समय समय पे किसी बदलाव की ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए और ये अमेंडमेंट होने से हमारे देश, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को एक अलग तरह की तरक्की मिलेगी या हम इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं चेंज होना चाहिए भाई? बिल्कुल चेंज होना चाहिए ना। कल के बच्चे पहले, आज से 100 साल 200 साल पहले, 400 साल पहले बच्चियाँ जितना पढ़ती थी आज उतना ही पढ़ती हैं क्या? 18 साल एज थे, 21 साल एज करने की बात की जा रही है कि नहीं? तो कानून जब बदल सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं, समाज बदल सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस, अगर देश के अच्छाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत हो तो उसमें बुराई क्या है? इसमें तो मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष, सरकार, वकील, लॉयर, जज, जो भी एक पूरे एसोसिएशन, जो पूरी लॉबी, उसको बैठ के बात करनी चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या हम और बेहतर बना सकते हैं। इंदिरा जी मीटिंग कर सकती हैं, चेंजेस कर सकती हैं, तो मोदी जी क्यों नहीं कर सकते? अनुच्छेद 370 हटाया गया ना। किसी ने कभी सोचा था कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटेगा और कभी कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा होगा, हमारा भाग होगा? कभी किसी ने सोचा था? तो चेंजेस क्यों नहीं होने चाहिए? बिल्कुल चेंजेस होने चाहिए। देश की तरक्की के लिए, अगर हम अपने परिवार की तरक्की के लिए अपने फैसले बदलते हैं ना,
तो अगर हम अपने देश की तरक्की के लिए फैसले बदलना चाहते हैं तो क्यों नहीं बदल सकते? इसमें क्या बुराई है? जो इंदिरा जी कर सकती हैं वो मोदी जी कर सकते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए।